दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा भारत में 1857 की क्रांति, मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन इंडिया। इसके अंदर हम दो छावनियों के बारे में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बैरकपुर छावनी, फिर बात करेंगे मेरठ छावनी की। पहले आती है हमारी बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी में क्या था? 34वीं इन्फेंट्री। इन्फेंट्री तो आप समझते हैं किसे कहते हैं, जो हमारे पैदल सैनिक होते हैं उनके बारे में। अंग्रेजों के द्वारा क्या है, सेनाओं को कुछ टुकड़ियों में बांट दिया जाता है और उन टुकड़ियों को कोई ना कोई नंबर दे दिया जाता है। उसी तरह बैरकपुर में हमारी 34वीं इन्फेंट्री, ये जो पैदल सैनिक है, उनके एक सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जो हमारे चर्बी वाले कारतूस है उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब इस चर्बी वाले कारतूस की बात करें तो पहले क्या है कि ब्राउन बेस राइफल चलती थी। क्या? ब्राउन बेस राइफल चलती थी। फिर उसके बाद क्या, एक राइफल आ गई, कौन सी? एनफील्ड राइफल। कौन सी? एनफील्ड राइफलें लाई गई। एनफील्ड राइफलों की खासियत क्या होती थी कि इनके अंदर चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था। किसका? चर्बी वाले कारतूस। और कारतूस कैसे होते थे? जैसे इस तरह का कारतूस होता था। ठीक है। अब इसके क्या ऊपर का हिस्सा होता था ना, इस तरह का बना होता था और इसको यहाँ से बांध दिया जाता था। इसमें क्या है, यहाँ पे छर्रा या गोली होती थी और यहाँ तक क्या है, हमारे बारूद भरा होता था। अब क्या है, यदि आपको गोली डालनी है तो पहले ये क्या है, दांत से इस वाले एरिया को काटना होता था। इस वाले एरिया को दांत से काटना होता था। काटने के बाद यह अलग हो जाता था और यह अलग हो जाता था। फिर इसको अंदर से डालकर बंदूक में डाला जाता था। कौन सी? एनफील्ड राइफलों में। अब ये अफवाह उड़ा दी गई कि जो ये कवर है, जो हमारी ये कारतूस है, कारतूसों का कवर है, ये गाय और सूअर इनकी चर्बी से बना हुआ है। किससे? गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। अब गाय और सूअर की चर्बी की बात करें तो हमारे हिंदू समाज के अंदर गाय को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, इसलिए गाय की बात से वो नाराज हो गए। और दूसरी बात, जो सूअर है, तो मुस्लिम समाज के अंदर सूअर को नापसंद किया जाता है, अर्थात सूअर से नफरत की जाती है। तो इस तरह दोनों की जो धार्मिक भावनाएं थी इससे आहत हो जाती है। इसी वजह से 1857 में चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ हमारे 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारी जो बाघ उस पर गोली चला दी और अन्य अधिकारी ह्यूजन इससे भी घायल कर देते। अब ईश्वरी प्रसाद नामक सैनिक ने अंग्रेजों के आदेश मानने से भी मना कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ईश्वरी प्रसाद नामक एक सैनिक होता है जो क्या करता है, अंग्रेजों का आदेश मानने से मना कर देता है। शेख पलट्टू नाम का सैनिक अंग्रेजों के साथ लेता है। अर्थात जो मंगल पांडे होते हैं और भी सैनिक होते हैं, ये क्या है, गाँव के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन शेख पलट्टू नाम का सैनिक है, ये उनको उनके बारे में जो सही जानकारी है वह अंग्रेजों को दे देता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पे छुपा हुआ है। इस घटना के बाद बैरकपुर छावनी का जो अधिकारी है वो हियर से या हेर से को बनाया जाता है। तो जब शेख पलट्टू ने बता दिया कि मंगल पांडे कहाँ छुपा हुआ है, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है। कुछ दिनों बाद जो ईश्वरी प्रसाद है, जिन्होंने अंग्रेजों का आदेश मानने से मना किया था, उनको भी फांसी की सजा दे दी जाती है। शेख पलट्टू को अंग्रेजों ने क्या किया, प्रमोशन दे दिया। लेकिन इससे कुछ नहीं होता, शेख पलट्टू की उनके साथियों ने हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो नाम ही क्या, पलटू राम। पलट्टू को ही पलटू राम कहते हैं, अर्थात जो पलट गया तो उसको जीने का कोई हक नहीं है, तो साथियों ने उनकी हत्या कर दी। अंग्रेजों ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, इसको बर्खास्त कर दिया, अर्थात 34वीं इन्फेंट्री के सभी सैनिकों को निकाल दिया और वो उसकी जगह दूसरी यूनिट ले आए। तो ये तो हमने मेरठ वो जो हमारी बैरकपुर छावनी इसकी बात की। अब बात करेंगे मेरठ छावनी। मेरठ छावनी की बात करें, 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी की जो 20वीं इन्फेंट्री है, या 20वीं इन्फेंट्री के 90 सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसके? 20वीं इन्फेंट्री के 90 सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। 10 मई 1857 को क्या होता है, मेरठ छावनी में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। फिर 20वीं इन्फेंट्री और तीसरी लाइट कैवलरी। कैवलरी का मतलब घुड़सवार होता है, तो दोनों होते हैं, एक तो 20वीं इन्फेंट्री अर्थात पैदल सैनिक, और तीसरी लाइट कैवलरी मतलब छोटी जो घुड़सवारी सेना है,
इन दोनों ने मिलकर विद्रोह किया। सारे के सारे विद्रोह कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। विद्रोही सैनिकों ने 11 मई को दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर है उनको अपना नेता बना लिया। वहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा हम एक क्रांति कर रहे हैं और हमारी क्रांति के नेता कौन बनेंगे? बहादुर शाह जफर। इसी वजह से फिर वहाँ से 1 अगस्त घोषणा या आजमगढ़ घोषणा की जाती है। 25 अगस्त को बहादुर शाह जफर के नाम से सभी को क्रांति में हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया जाता है कि सभी क्रांति में हिस्सा ले। इसी बात को आजमगढ़ घोषणा कहते हैं। और आजमगढ़ कहाँ पड़ता है? हमारे उत्तर प्रदेश में। अब 1857 क्रांति शुरू हो जाती है। 1857 क्रांति के फिर कौन कौन से केंद्र बनते हैं? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, जगदीशपुर बिहार, फैजाबाद, बरेली, इलाहाबाद, हमारे फतेहाबाद, बड़ौद परगना, छोटा नागपुर, इंदौर। तो हमारे ये 12-13 केंद्र बनते हैं हमारे मुख्य मुख्य, क्योंकि 1857 क्रांति तो बहुत बड़ी क्रांति थी, इनको इन छोटे छोटे केंद्रों में नाप नहीं सकते। पहला केंद्र हमारा दिल्ली था। दिल्ली की बात करें तो इसका नेतृत्व हमारे बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। दिल्ली केंद्र का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने। किसके द्वारा किया गया? बहादुर शाह जफर और बख्त खान के द्वारा किया गया। ये हमारे बहादुर शाह जफर है, इनकी तस्वीर में जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे बहादुर शाह जफर थे, जो हमारे मुगल बादशाह अंतिम थे। तो इन्होंने और बख्त खान ने हमारे दिल्ली जो केंद्र था इसका नेतृत्व किया था। अब बात करें कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी ने वहाँ पे आक्रमण किया था, तो हमारे निकलसन और हडसन। बहादुर शाह ने क्या अपने पुत्र मिर्जा मुगल को क्रांतिकारियों का सेनापति नियुक्त किया। जो मिर्जा है मुगल को क्या किया? क्रांतिकारियों का सेनापति नियुक्त किया। मिर्जा मुगल के अनुभवहीन था, इसलिए क्रांतिकारियों को वास्तविक सेनापति कौन बना? बख्त खान। बख्त खान वास्तविक सेनापति बना, जो कि नाम का सेनापति कौन बना? मिर्जा मुगल। निकलसन लड़ता हुआ मारा जाता है। जो निकलसन और हडसन 2 अंग्रेज अधिकारी थे, जो निकलसन लड़ता हुआ मारा जाता है। हालांकि निकलसन ने मरने से पूर्व दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बहादुर शाह जफर को हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, उसके पास से गिरफ्तार कर लिया। फिर हजरबल मस्जिद की बात करें। हजरबल मस्जिद हमारे श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। हजरबल मस्जिद में इस्लाम के जो नबी पैगंबर है हजरत मोहम्मद साहब का एक दाढ़ी का बाल रखा हुआ है। क्या? एक दाढ़ी का बाल रखा हुआ वहाँ पे, जिससे लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई। जिससे क्या है? लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। मोहम्मद साहब का यह बाल क्या बहादुर शाह जफर के पहले पास था। फिर ये हजरबल जो मस्जिद है इसके अंदर इसको स्थापित कर दिया गया। दूसरा केंद्र आता है हमारे लखनऊ। इसका दूसरा केंद्र कौन सा आता है? लखनऊ आता है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ हमारे लखनऊ में पड़ता है। इसका नेतृत्व हमारे बेगम हजरत महल या फिर महक परी ने किया, और उनका जो पुत्र था बिरजिस कादिर या बिरजिस कादिर ने किया। तो आप देख सकते हैं ये हमारे बेगम हजरत महल है और ये हमारे बिरजिस कादिर है, इनके पुत्र। फिर यहाँ पे हमारे अंग्रेज अधिकारी कौन थे? अंग्रेज अधिकारी हमारे यहाँ पे कैंपबेल थे। बेगम हजरत महल को ही महक परी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है बिरजिस कादिर या बिजरिस कादिर। ये बेगम हजरत महल का बेटा था। बेगम हजरत महल के अवध के शासक जो वाजिद अली शाह थे, इनकी पत्नी थी। बेगम हजरत महल क्या थी? अवध के शासक वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अवध में 1857 की क्रांति ने जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। अवध में क्या हुआ? 1857 की क्रांति ने जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। बंगाल आर्मी में सबसे अधिक सैनिक कहाँ से होते थे? अवध से होते थे। इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की नर्सरी, इसलिए अवध को क्या बोलते थे? बंगाल आर्मी की नर्सरी कहा जाता है। हेनरी लॉरेंस लखनऊ में लड़ता हुआ मारा जाता है। तो हेनरी लॉरेंस इस क्रांति के दौरान लखनऊ में लड़ता हुआ मारा जाता है। हेनरी लॉरेंस को जिंदा जला दिया गया था। बेगम हजरत महल इसी वजह से क्या हुई? नेपाल भाग जाती है और हर्षद भी लखनऊ में लड़ता हुआ मारा जाता है। तो इस तरह हमारा जो लखनऊ का विद्रोह है इसको शांत कर दिया जाता है। फिर आता हमारा केंद्र, अगला केंद्र बनता है हमारा कानपुर। कानपुर की बात करें तो कानपुर में होता है। यहाँ पे हमारे नेतृत्व किसने संभाला? नाना साहब ने, तात्या टोपे। और वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी कौन थे? हमारे कैंपबेल। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कैंपबेल। तो आप यहाँ पे नाना साहब पेशवा की तस्वीर देख सकते हैं बगल में। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम धुंधपंथ धोंदोपंथ था। धुंधपंथ धोंदोपंथ इनका वास्तविक नाम था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब क्या लास्ट में क्या होता है? भागकर नेपाल चले जाते हैं। और नाना साहब बाजीराव द्वितीय का जो
कौन था? गोद लिया हुआ ये दत्तक पुत्र था। बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र या गोद लिया हुआ पुत्र कौन था? नाना साहेब। अगला केंद्र हमारा झांसी आता है। ठीक है, तो झांसी की जो हमारा नेतृत्व करता है, लीडर्स कौन थे? ये हमारे लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। कौन कौन? लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तो तस्वीर में आप लक्ष्मीबाई को भी देख सकते हैं और तात्या टोपे को भी देख सकते हैं। इसमें अंग्रेज अधिकारी कौन थे? हमारे हीरोज। अब देख सकते हैं जो हमारे अंग्रेज अधिकारी कौन है यहाँ के? हीरोज। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। इस दौरान क्या किया? रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया। यहाँ पे क्या? झांसी में सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लड़ते हुए मारी जाती है। हीरोज जो अंग्रेज अधिकारी था वो कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में रानी लक्ष्मीबाई ही एकमात्र मर्द थी, और कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे खतरनाक कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। जबकि बात करें रानी लक्ष्मीबाई की तो उनका जन्म बनारस में हुआ था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका या मनु था। इसके लिए आप वो एक कंगना रनौत जो एक्ट्रेस है उनकी मूवी है मणिकर्णिका, वो देख सकते हैं। लक्ष्मीबाई के पति का नाम श्री गंगाधर राव था। लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र या गोद लिए पुत्र का नाम दामोदर राव था। तात्या टोपे को मानसिंह के जो नरवर के जंगल हैं उनमें गिरफ्तार कर लिया। मानसिंह ने क्या किया? नरवर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया। शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी की सजा दी जाती है। लास्ट में कैनिंग कहते हैं कि यदि सिंधिया 1857 क्रांति में शामिल हो जाते और अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो हमें भारत से उसी समय जाना पड़ सकता था। लेकिन सिंधिया क्या करते हैं? भारतीय जनता से धोखा करते हैं और अंग्रेजों का साथ देते हैं। फिर जगदीशपुर बिहार की बात करते हैं। जगदीशपुर बिहार में की बात करें तो वहाँ के नेतृत्व करता थे बाबू कुंवर सिंह। तो बाबू कुंवर सिंह आप देख सकते हो। अंग्रेज अधिकारी की बात करें इस समय के तो हमारे विलियम टेलर, कुंवर सिंह के टेलर थे। तो विलियम टेलर, कुंवर सिंह ने रीवा, आरा और पटना इनमें नेतृत्व कार्यों का नेतृत्व किया और कई स्थानों पर अंग्रेजों को हरा दिया। कुंवर सिंह ने मरने से पहले जगदीशपुर पर भी अधिकार कर लिया था। 1857 क्रांति के समय कुंवर सिंह की आयु कितनी थी? 80 साल। और अंग्रेज यही कहते थे यदि कुंवर सिंह जवान होते, युवा होते तो हमें हो सकता अंग्रेज भारत छोड़ के जाना पड़ता। फिर आते हैं अगले केंद्र पे हमारे फैजाबाद। फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। इसने मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हमारे फैजाबाद का नेतृत्व संभाला। अंग्रेज अधिकारी कहाँ के थे? रेनल्ड। कौन थे अंग्रेज अधिकारी? रेनल्ड। और मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला शाह को क्या बोलते थे? डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता था। जो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री है उसने मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपना नेता बनाया। और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट की जो लड़ाई थी उसमें हेनरी लॉरेंस को हराया था। इसी वजह से अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला शाह पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। क्या किया इन्होंने? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। अगला केंद्र आता हमारा बरेली। कौन सा? बरेली। केंद्र बरेली की बात करें तो इसका नेतृत्व हमारे खान बहादुर खान ने संभाला और साथ में बखत खान थे। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? हमारे बरेली के विंसेंट आयर थे। कौन? विंसेंट आयर। बख्त खान बरेली से दिल्ली चला गया। फिर अगला सेंटर हमारा आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद की बात करें तो नेतृत्व हमारे संभाला लियाकत अली ने। अंग्रेज अधिकारी थे नील। लियाकत अली आप फोटो में देख सकते हैं। फिर आता फतेहाबाद। फतेहाबाद में हमारे कौन लीडर थे? अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां को आप देख सकते हैं। फिर आता हमारा बड़ौत परगना। बड़ौत परगना की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जहाँ का नेतृत्व किसने संभाला? शाहूमल जाट ने। तो शाहूमल जाट आप देख सकते हैं। बड़ौत परगना हमारे उत्तर प्रदेश में। फिर आता छोटा नागपुर का पठार। तो यह केंद्र छोटा नागपुर पठार, यहाँ पे नेतृत्व करता थे गोनू। गोनू ने क्या किया? छोटा नागपुर क्षेत्र से में कोल जनजाति के साथ मिलकर विद्रोह किया था। गोनू ने क्या किया? छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल जनजाति के साथ मिलकर विद्रोह किया, अर्थात कोल जनजाति ने गोनू के नेतृत्व में विद्रोह किया था। फिर आता हमारा इंदौर। क्या आता है? अगला क्षेत्र आता है इंदौर। इंदौर की बात करते हैं मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेतृत्व हमारे सादत खान ने संभाला। ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? नील। ब्रिटिश अधिकारी कौन थे यहाँ के? नील। अब बात करें 1857 की योजना का, तो हमने केंद्रों के बारे में तो सारी जानकारी ले ली। अब बात करते हैं इनकी योजना किसने बनाई। योजना की बात करते तो दो थे, अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू। अजीमुल्ला खां कौन थे? हमारे नाना साहब के
नाना साहब पेशवा थे, उनके सलाहकार थे कौन? अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला नाना साहब की पेंशन को शुरू करवाने के लिए लंदन गए थे। वहीं अजीमुल्ला की शुरुआत रंगोजी बापू से हुई थी। रंगोजी बापू और छत्रपति सतारा के राजा के अधिकारों के लिए लंदन गए थे। रंगोजी बापू क्यों गए थे? क्योंकि जो छत्रपति या सतारा कहते हैं, उनके राजा के अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो लंदन गए थे। तो लंदन में अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू दोनों मिल जाते हैं और एक योजना बनाते हैं। अजीमुल्ला खां और जो रंगोजी बापू हैं, इन्होंने 1857 क्रांति की योजना बनाई और क्रांति का दिन तय किया 31 मई। लेकिन मेरिट में 10 मई को ही क्रांति शुरू हो जाती है। 1857 की क्रांति के प्रतीक क्या थे? प्रतीक थे हमारे कमल का फूल और रोटी। अब बात करते हैं 1857 क्रांति की प्रकृति, यह स्वरूप कैसा था। तो स्वरूप को लेके इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं। 1857 की क्रांति कैसी थी, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। हम इनकी बात करेंगे, कौन कौन सी इतिहासकार ने कौन कौन सी बातें कही। सबसे पहले लॉरेंस और सीले ने क्या कहा, फिर टी.आर. होम्स ने क्या कहा, एल.ई.आर. रीच ने क्या कहा, आउटरम टेलर ने क्या कहा, बेंजामिन डिजरेली, रमेश चंद्र मजूमदार, सुरेंद्रनाथ सेन और वीर सावरकर, इन्होंने 1857 क्रांति के लिए क्या क्या कहा, उनके बारे में जाने। तो सबसे पहले आते हैं हमारे लॉरेंस और सीले। कौन? लॉरेंस और सीले आते हैं। इनका मत था कि यह एक सैनिक विद्रोह था। लॉरेंस और सीले के अनुसार सैनिकों ने सेवा संबंधित शर्तें, चर्बी वाले कारतूस, इनके खिलाफ विद्रोह किया था, क्योंकि उनकी सेवाओं को में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। और साथ ही साथ चर्बी वाले जो कारतूस थे, उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। अतः 1857 क्रांति क्या थी? एक सैनिक विद्रोह था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रांति में गैर सैनिक तत्व भी शामिल थे, अर्थात जनता ने भी साथ दिया था। क्रांति के बाद साधारण जनता को भी फांसी दी गई थी। अधिकांश भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। बात करें आगे, तो 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह बताना अंग्रेजों की एक चाल थी। क्यों? क्योंकि यदि 1857 की क्रांति को अंग्रेज सैनिक विद्रोह के अलावा बताते तो अंग्रेजों को जो अच्छा शासन था उस पर सवाल खड़ा किया जा सकता था कि अंग्रेजों का शासन क्या अच्छा नहीं है। तभी तो जनता ने विद्रोह किया। फिर आते हैं हमारे टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स कहते हैं सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष हुआ है। 1857 क्रांति क्या है? सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष था। टी.आर. होम्स ने 1857 क्रांति सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष का, लेकिन ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि क्रांति के दौरान जितनी बर्बरता भारतीयों ने दिखाई थी, उससे ज्यादा बर्बरता तो अंग्रेजों ने दिखाई थी। फिर आता हमारा एल.ई.आर. रीच। कौन? एल.ई.आर. रीच की बात करें, ये कहते हैं धर्मांध और ईसाइयों के बीच में संघर्ष है। ये क्या है? धर्मांध और ईसाइयों के बीच में संघर्ष है। एल.ई.आर. रीच ने 1857 क्रांति को धर्मांध और ईसाइयों के बीच में संघर्ष कहा। फिर आउटरम और टेलर की बात करें तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया इन्होंने। आउटरम और टेलर ने 1857 क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया। बेंजामिन डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिजरेली ने 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि साम्राज्य का उत्थान और पतन क्या है? चर्बी वाले कारतूसों से नहीं होता। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी साम्राज्य को चर्बी वाले कारतूस न तो बना सकते हैं, न ही खत्म कर सकते हैं। अगले हमारे इतिहासकार आते रमेश चंद्र मजूमदार। कौन आते? रमेश चंद्र मजूमदार। उनकी एक पुस्तक है कौन सी? द सिपाही मोटिनी या एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। उनका मत था कि ना तो पहला, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, रमेश चंद्र मजूमदार ने क्या कहा? 1857 क्रांति को ना तो पहला, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम कहा। रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार भारत में पहले भी कई सैनिक और गैर सैनिक विद्रोह हो चुके हैं। इसमें शामिल लोग भी अपने अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। उस समय भारत में राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हुआ था। पंजाब और सिक्किम और मद्रास, यहाँ पे विद्रोह हो रहे थे। ऐसा नहीं कि इस पूरे देश में विद्रोह नहीं हुआ था, इससे पहले भी विद्रोह हुए थे, इसके बाद में विद्रोह हुए। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कौन सी? द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। एस.एन. सेन की बात करें, सुरेंद्रनाथ सेन की, तो सुरेंद्रनाथ सेन ने रमेश चंद्र मजूमदार के तर्कों का जवाब देते हुए कहा कि विश्व के किसी भी क्रांति की बात करें तो वहाँ पूरा देश शामिल नहीं होता, बल्कि देश और समाज का केवल एक बड़ा तबका ही क्रांति करता है। चूंकि 1857 क्रांति में भी ऐसा ही हुआ, इसलिए 1857 क्रांति को सफल विद्रोह माना जाना चाहिए। हालांकि उस समय भारत में
राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सभी क्रांतिकारियों का एक साथ दिल्ली पहुंचना, बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानना और उनके नाम से विभिन्न घोषणाएं करना, जैसे आजमगढ़ घोषणा या अगस्त घोषणा थी, साधारण जनता का क्रांति में शामिल होना आदि से पता चलता है कि उस समय भारतीयों का लक्ष्य एक ही था, और वो लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। सुरेंद्रनाथ सेन ने ठीक ही कहा था कि 1857 क्रांति सैनिक विद्रोह से कुछ अधिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से थोड़ी सी कम थी। उनकी किताब 1857। तो सुरेंद्रनाथ सेन 1857 क्रांति के आधिकारिक इतिहासकार है। किताब का नाम का 1857, सुरेंद्रनाथ सेन। फिर आते हैं हमारे वीर सावरकर। कौन आते हैं? वीर सावरकर। वीर सावरकर के अनुसार 1857 क्रांति निश्चित रूप से भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, और उनकी किताब थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, जो पुस्तक आप बगल में देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि 1857 क्रांति सैनिक विद्रोह से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बदल जाती है। भाई 1857 क्रांति क्या है? सैनिक विद्रोह से तो शुरू हुई थी, लेकिन बाद में किस में बदल जाती है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। अशोक मेहता क्या कहते हैं? अशोक मेहता की किताब थी द ग्रेट रेबेलियन, इसी से संबंधित थी। अब बात करते हैं 1857 क्रांति के क्या कारण थे। कारण पढ़ेंगे राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे सैनिक कारण और तात्कालिक कारण, तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ें। पहला कारण आता हमारा कौन सा? राजनीतिक कारण। 1857 क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? वेलेजली की जो सहायक संधियां थी, कि वेलेजली की सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों को आश्रित बनाने की जो परंपरा शुरू की गई थी, उसका चरम विकास किसने कर दिया? डलहौजी की हड़प नीति। तो इससे जो भारतीय राजा थे नाराज थे। जो व्यापक या हड़पना का सिद्धांत था, वास्तव में नैतिकता का व्यापक था, अतः नैतिकता इससे खत्म कर दी थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा किसी भी रियासत को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था, जिसमें हमारे जो अवध था, अवध को तो केवल कुशासन का आरोप लगाकर ही समाप्त कर दिया गया। इससे भारतीय शासक भयभीत हो गए। यही कारण था कि भारतीय शासकों ने 1857 क्रांति का नेतृत्व संभाला। अनुपस्थित प्रभुसत्ता ने भारतीयों में आक्रोश और भी बढ़ा दिया था। अंग्रेजों के द्वारा मुगल बादशाह के जो उपाधि छीनने का प्रयास किया गया, जिससे मुस्लिम समाज में असंतोष फैल गया। अगला प्रशासनिक कारण की बात करें तो अंग्रेजों ने सामंत और अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। 1856 में अंग्रेजों के द्वारा अवध में एक मुश्त बंदोबस्त लागू कर दिया गया। जमींदारों की जमीनें छीन ली गई। इससे सामंत और जमींदारों ने 1857 क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया था, क्योंकि उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई थी। फिर बात करेंगे आर्थिक कारणों की। तो 1857 क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे? तो जो नई भू राजस्व नीतियां लागू की गई थी, भू राजस्व अधिक होने की वजह से किसानों को शोषण हुआ। नकदी भू राजस्व के कारण किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए। कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, जिससे खाद्यान्न की कमी हो गई। लगातार अकाल से किसानों की स्थिति कैसी हो गई? दयनीय होती जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कच्चे माल पर अधिकार कर लिया गया, जिससे भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग क्या है? बर्बाद हो गए। फिर आता सूती वस्त्र की मातृभूमि भारत थी, उसको अंग्रेजों ने विदेशी कपड़ों से भर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा व्यापारिक नीतियां अंग्रेजों के पक्ष में बनाई गई थी, जिससे भारतीय व्यापार वाणिज्य समाप्त हो गया। जितनी भी व्यापारिक नीतियां थी, ये अंग्रेजों ने अपने पक्ष के लिए ही बनाई थी, जिससे क्या हुआ? भारतीय व्यापार वाणिज्य समाप्त हो जाता है। यही कारण है किसान, मजदूर और व्यापारी सभी ने 1857 क्रांति में भाग लिया था। फिर बात करते हैं धार्मिक और सामाजिक कारण। धार्मिक और सामाजिक कारणों की बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज क्या करते थे? भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव करते थे। भारतीयों को प्रशासन में ऊंचे पदों पे नहीं रखा जाता था। अंग्रेजों के द्वारा भारत के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया जाता था। ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदू इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाया जाता था। 1850 के धार्मिक अयोग्यता अधिनियम था। इसके अनुसार धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से सिख धर्म, ईसाई धर्म में जाता है, या फिर किसी भी धर्म से ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, तो उसको पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। नहीं तो पहले यही होता था कि यदि कोई धर्म परिवर्तन करता था, उससे एक ही धमकी देते थे
के तुझे संपत्ति से निकाल देंगे। लेकिन 1850 में यह अधिनियम आ चुका था। फिर सैनिक कारण की बात करें, 1857 की क्रांति का सैनिक कारण क्या था? भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के समान वेतन और सुविधाएं नहीं दी जाती थी। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के समान वेतन और सुविधाएं नहीं दी जाती थी। 1854 में जो डाकघर अधिनियम आया था, उन्होंने उससे अंग्रेजों ने सैनिकों की जो निःशुल्क डाक सेवा थी वो समाप्त कर दी थी। 1856 के जो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम है, उसके अनुसार सैनिकों की किसी भी स्थान पर नियुक्ति की जा सकती थी, जो कली बज्जे की जो अवधारणा थी उसके खिलाफ थी। क्यों? क्योंकि भारतीय क्या है, इस अवधारणा के अनुसार समुद्री यात्रा को धर्म भ्रष्ट करना मानते थे। फिर बात करें हमारे 1857 क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे। जो ब्राउन बेस बंदूकें थी वो बंद कर दी गई और उनके स्थान पर नई एनफील्ड राइफलें ला दी गई, जिसमें क्या चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। ये हमारा क्या था? तात्कालिक कारण था। अब 1857 क्रांति हो गई, इसके बहुत सारे कारण देख लिए हमने। अब 1857 क्रांति के परिणाम या महत्व की बात करें। 1857 क्रांति के महत्व या परिणाम की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन ने शासन अपने हाथों में ले लिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव की नियुक्ति कर दी। क्या कर दी गई? भारत सचिव की नियुक्ति कर दी। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई। भारत परिषद का कार्यकाल इंडिया हाउस कार्यालय भारत परिषद का जो कार्यालय इंडिया हाउस कहलाता था। इंडिया हाउस के सारे खर्चे भारत से भेजे जाते थे। इंडिया हाउस में जो भी खर्चे होते थे वो कौन भेजता था? हमारे इंडिया। गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया और उसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। हालांकि शासन में परिवर्तन किया गया, लेकिन उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो साम्राज्यवादी नीतियों से भारत का शोषण फिर भी चलता रहा, कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। ये सारे परिवर्तन 1858 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही किए गए थे। चार्ल्स वुड क्या बने? भारत के पहले सचिव बने। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने 1857 क्रांति की सभी बातों को जानने का प्रयास किया, सारे केंद्रों को प्रयास किया जानने का, कारण, प्रभाव और किस किस इतिहासकार ने 1857 क्रांति के लिए क्या क्या कहा, ये सब जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।